मॉर्निंग। इसमें आपको चैप्टर 4 का इस वीडियो पे हम लोग लास्ट पार्ट देखेंगे, दैट इज राइज एंड फॉल ऑफ द मराठास। थोड़ा सा मैंने उसमें भी कवर किया था, थोड़ा इसमें डिटेल में कवर कर लेते हैं कि मराठा एक फोर्स है। ये इंडिया का मैप है अभी का, उस टाइम में ये समझिए ये भी पोर्शन इंडिया में था, यहाँ भी कुछ पोर्शन है बांग्लादेश के, ये भी इंडिया में था। ये जो पोर्शन है यहाँ पे जो मराठवाड़ा या मराठा यहाँ पे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ तक थे वो। उसमें कौन कौन से हैं, उसमें आप सिंधिया जो हैं ये भी मराठा हैं, गायकवाड्स हैं, भोंसले हैं, और ये सब मराठा चिफ्टन्स हैं। उसके बाद होलकर है, ये सारा लोग ये मराठा रहे हैं। ये इस एरिया के लोगों को मराठा, जैसे यहाँ पे बुंदेलखंडी होते हैं, जाट्स होते हैं, इधर के पंजाबीज़ हैं, उसी तरह से ये रेस है इस साइड का। ठीक है। अब यहाँ पर शिवाजी जो है ये औरंगज़ेब के टाइम में, आप लोग शिवाजी की कहानी 6 या 5 में है, आप उसमें पढ़ लोगे। और ये इन्होंने सोचा कि हमारा एक किंगडम हो मराठों का, तो इन्होंने बहुत मेहनत से पहले एक जगह कब्ज़ा किया, फिर दूसरी जगह, और मुग़ल से बार बार ये लड़ते रहे। मुग़ल का यहाँ पे सेंटर था दिल्ली, इनसे लड़ाई होती रही। पहले तो मुग़लों ने इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया, उनको लगा कि छोटा मोटा कोई डाकू है, किला को लूट के भाग जाता है। फिर बहुत प्लानिंग से ये धीरे धीरे मुग़ल के क्या बोलते हैं, वो नाक में चींटी नहीं घुस जाती है, किसी आदमी के नाक में चींटी घुस गई तो वो क्या करता है, उसको आपके नाक में चींटी घुस गई, हाथी के सूंड में चींटी घुस गई है, तो अब वो काट रही है बहुत, अब वो हाथी कुछ कर नहीं पा रहा है। तो ये बाद में वो एक्लीज़ हील इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक उसी टाइप का एक चीज़ हो गई मराठा मुग़ल के लिए। और कंटिन्यू इस्टेब्लिश किया। फिर मुग़ल को लगने लगा कि अरे ये तो बढ़ रहा है, अब तो ये किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया है, अब तो इसका राज बढ़ता जा रहा है, जीतते जा रहे हैं, यूनाइट होते जा रहे हैं, तो हमारे रिजीम को ख़तरा है। तो मुग़ल से इनकी लड़ाई एकदम चलती रही खूब, 17 ईयर बैटल, और कौन कौन सा बैटल बोलते हैं। तो मुग़ल के डाउनफॉल में एक बहुत बड़ा रीज़न मराठाओं का उभरना है। कॉन्टीन्यूसली लड़ाई में इंगेज रखा मुग़ल को। पहले छोटे मोटे सरदार को भेजा, छोटे मोटे जनरल को भेजा कि जाके वो देख लो, शिवाजी को संभालो। कई बार अरेस्टिंग हुई, कई बार वहाँ पे जासूस भेजा, और हर बार ये बचकर निकल जाते थे। और उन्होंने जो ठाना था, ही वेंट ऑन टू एस्टेब्लिश एम्पायर, उन्होंने बनाया। लेकिन बनने के बाद जब औरंगज़ेब को के टाइम का ज़्यादा है, जब उनको लगने लगा औरंगज़ेब को कि नहीं अब जो है ये शायद बढ़ता चला जाए, तो फिर अपने जनरल को भेजा, और काफ़ी रिसोर्स, काफ़ी फ़ौज, समझिए कि वहाँ से दिल्ली से काफ़ी फ़ौज मुग़ल की सिर्फ मराठाओं से लड़ने में लगी रहती थी। अपने एरिया को सेफ करो, उनको अंदर ढकेलो। ठीक है, मराठाओं को बहुत अंदर ढकेल दिया कि शिवाजी के मरने के बाद, बहुत कम एज में शिवाजी एक्सपायर कर गए, उनके मरने के बाद जो है सही से ये लोग रोक नहीं पाए बहुत सारी जगहों को, ज़मीन को, टेरिटरी को, और मुग़ल तो आते चले गए उसमें, लेकिन इन्होंने हार नहीं माना, कॉन्टीन्यूसली इंगेज रखा। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्मी दुनिया की वो यहाँ पे लड़ते 20, 17, 18 साल लड़ी है। और ये ऐसी लड़ाई थी जिसमें जीत नहीं हो रही थी मुग़ल की पूरी तरह से, मतलब ऐसा नहीं था नेस्त नाबूद कर रहे थे, नेस्त नाबूद कर देंगे तो फिनिश कर देंगे, फिनिश ऑफ कर देंगे, तो चलो इस एरिया से हम अब टेंशन फ्री हो गए, अब वील हैव टू कंसंट्रेट ऑन सम अदर एरियाज। ऐसा हुआ नहीं, ये उसको फिनिश ऑफ नहीं कर पा रहे थे। तो लड़ाई भी लड़ रहे थे, रिसोर्सेज भी ख़त्म हो रहा था, लोग मारे भी जा रहे थे, और वो जो टेंशन था वो ख़त्म नहीं हो रहा था। तो बहुत दिन तक इसको इंगेज रखा मुग़ल एम्पायर को मराठाओं ने। ये बहुत बड़ा रीज़न साबित हुआ मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन का। उसके बाद क्या हुआ कि बाद में जब मराठाओं के बहुत बड़े पोर्शन पे मुग़ल का कब्ज़ा हो गया, टेरिटरीज़ का, उसके बाद एक बंदा आया है, उस बंदे का नाम है आपको बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, ये जो हैं ये एक ब्राह्मण थे, और इन्होंने शिवाजी के बेटे को, शिवाजी का जो बेटा है, और बेटा तो था शाहजी, और उनका जो बेटा है शाहू जी, जो ग्रैंड सन हो गए शिवाजी के, पोता जो हो गया, मतलब उसके बीच में बहुत सारी ज़मीन इनके हाथ से निकल गई थी, मराठाओं के हाथ से। तो इसको
अब इनके बीच में ग्रैंडसन जो है इनके बीच में, और शिवाजी का जो दूसरा बेटा था उसकी जो वाइफ थी ताराबाई। मराठाओं में हमेशा से ना अपने में बहुत लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से एक डाउनफॉल भी हुआ है। ताराबाई जो थी, शी वॉज द वाइफ ऑफ शिवाजीज सेकेंड सन। ठीक, ताराबाई, शाहूजी वॉज द ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी। इन दोनों में लड़ाई होती थी कि जो भी बचा कुचा मराठा किंगडम है उस पर कब्जा किसका होगा। तो वन साइड वॉज शाहूजी, ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी। अदर साइड पहले शिवाजी ने स्टैब्लिश किया, एक बना लिया किंगडम छोटा मोटा, बाद में उस पर मुगल्स ने पूरा इंगेज होकर उसको काफ़ी अंदर तक धकेल दिया। लेकिन ठीक है, इंगेज रहे, लेकिन इनको धकेल दिया अंदर तक। बाद में शाहूजी और ताराबाई में झगड़ा हो गया। ताराबाई वाइफ थी इसके शिवाजी के सेकंड सन की, और ये शाहूजी ग्रैंडसन था, फर्स्ट सन का बेटा था। इन दोनों में झगड़ा हुआ कि हु विल कंट्रोल मराठा टेरिटरी, जो भी बचा था। तो ये बालाजी विश्वनाथ जो थे, एक ब्राह्मण थे, इन्होंने शाहूजी को सपोर्ट किया। इनका सपोर्ट पूरा रहा और अल्टीमेटली इस पूरे रिजीम पे कब्ज़ा इनका हो गया। तो अब मराठा एम्पायर जो आगे बढ़ा है वो यहाँ से बना है। तो शाहूजी जब ये हेड बने, तो इन्होंने बालाजी विश्वनाथ को, क्योंकि उन्होंने इसको हेल्प किया था, उनको अपना मेन वजीर समझिए बना दिया, जिसको बोलते हैं पेशवा। ये वजीर का नाम वहाँ पे मराठा में रखा, पेशवा। तो ये जो पीरियड है आपको शिवाजी के मरने के बाद जो दोबारा मराठा राइज हुआ है, उसको हम लोग सिर्फ शिवाजी के फैमिली का राइज नहीं कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पेशवा राज। मतलब ये एक्चुअली में नाम तो इनका था, लेकिन पूरा दिमाग जो चलता था, रूल जो चलता था, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सैयद ब्रदर्स का चलता था, किंग मेकर, सब वही करते थे। उसी तरह से बलबन का पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत में, जो नासिरुद्दीन महमूद था, तो वो किंग वो था, सुल्तान वो था, लेकिन चलता बलबन का था। बिल्कुल ऐसे ही शाहूजी तो एक मराठा एक डायनेस्टी आ रही थी शिवाजी से, लेकिन चलता था बालाजी विश्वनाथ, और उसके बाद उसके बेटे बने पेशवा। तो पेशवा एक्चुअली किंग नहीं होता था, वो किंग का सपोर्टर होता था, वजीर होता था। लेकिन इस पूरे रिजीम में सेकंड राइज जो हुआ है मराठा का, उसमें सारा जो हाथ है वो पेशवाओं का है, इसीलिए हम लोग उसको पेशवा राज भी कहते हैं। ये लोग जो थे ये ब्राह्मण थे, अपर कास्ट के थे, और शिवाजी ब्राह्मण नहीं थे, शाहूजी ब्राह्मण नहीं थे, ये लोग इनके साथ थे। और इन्होंने हेल्प किया बालाजी विश्वनाथ ने दोबारा शिवाजी को जो फैमिली है उसको एक मराठा को यूनाइट किया इन्होंने। मराठा में बहुत सारे क्लेन्स हैं, भोसले अभी पढ़ा था हमने, भोसले है, गोखले है, और वो होलकर से हैं, सिंधिया हैं, सबको इन्होंने यूनाइट किया। और इनको यूनाइट करने के बाद सबको बोला कि शाहूजी को सपोर्ट करो, सपोर्ट किया, और एक अच्छा सा किंगडम फिर से दोबारा मजबूत होने लगा। जो मराठा किंगडम है दोबारा वो ग्रो करने लगा। तो इसमें सबसे बड़ा रोल है बालाजी विश्वनाथ का, जिन्होंने शाहूजी को सपोर्ट किया इसमें, और उसके बाद शाहूजी ने उसको अपना पेशवा बना दिया, वजीर बना दिया, रूल उसी का चलता था, इसलिए इसको पेशवा राज भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, तो ये आप समझ गए कि इसको पेशवा राज क्यों कहते हैं, इसमें किसका रोल है। तो पेशवा इज द प्राइम मिनिस्टर, इज नॉट द एक्चुअल रूलर, बट येस आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो ही इज एक्चुअली रूलिंग लाइक बलबन, लाइक सैयद ब्रदर्स। अब बालाजी विश्वनाथ से मुगलों का भी झगड़ा रहता था। बाद में सैयद ब्रदर्स से, जो फारूक शियार के टाइम में किंग मेकर था, आपने पढ़ा होगा लेटर मुगल्स में, सैयद ब्रदर्स थे। सैयद ब्रदर्स ने, बालाजी विश्वनाथ ने सैयद ब्रदर्स से समझौता कर लिया। अब वो उसमें बहुत सारा डिटेल्स है, इन्होंने क्यों समझौता किया, और एक मतलब ये क्यों समझौता करने के लिए तैयार हो गए आखिर एक मराठाओं से, जिसको इन्होंने पूरा धकेल दिया था। इसका मतलब इनके पास पावर आ गया होगा, ये परेशान हो गए होंगे इस जंग से, ये चाहते होंगे कि फैसला हो जाए। तो फिर उधर लड़ाई थी, फारूक शियार और बाद में जो शाह आलम आए हैं वो इनको अलग कर पा रहे हैं सैयद ब्रदर्स से। फारूक शियार के टाइम में छुटकारा नहीं मिल पाया था उनको सैयद ब्रदर से। तो ये वहाँ का इंटरनल पॉलिटिक्स था मुग़ल दरबार का, प्लस ये उसको पीछे नहीं धकेल पा रहे होंगे। तो अल्टीमेटली बालाजी विश्वनाथ, मुग़ल सल्तनत इतना मजबूर हो गया कि मराठाओं से उसको समझौता करना पड़ा। उसमें बालाजी विश्वनाथ का बहुत रोल है। तो मुग़लों से एक सल्तनत समझौता हुआ। एक टाइम ऐसा था कि मुग़ल दरबार में जो किंग बना वो
इसी के रहमो करम पे था पेशवा राज के। उन्होंने मान लिया कि ठीक है तुमको पूरी तरह से नहीं हटाएंगे, लेकिन तुम हमको फलां फलां एरिया जो है, फलां फलां तुम्हारा जो सबसे महंगा, सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन का जो एरिया है उसका चौथ ये टैक्स लेते थे, चौथ, और सरदेशमुखी लेते थे। मतलब चौथ हो गया मतलब चौथा, मतलब जितना उपजेगा उसका 1/4 तुमको मराठाओं को भेजना है। सरदेशमुखी क्या हो गया, उसके ऊपर 10% और देना है। तो मुगलों को मजबूर कर दिया था इसने एक टाइम में कि तुमको ठीक है किंग हम रहने देते हैं, पूरा नहीं हटाते हैं, लेकिन तुम इतना इतना जो सबसे ज़्यादा अच्छा रिच एरिया है वहाँ का चौथ तुम हमको भेजोगे। और ऐसा मुगलों ने भेजा था। तो मुगलों को बहुत दिन तक ये जो समझौता है उसके बाद बहुत दिनों तक वो बिल्कुल मराठाओं के रहम करम पे थे। मतलब इतना पावरफुल हो गए थे मराठा। उसमें बालाजी विश्वनाथ का बहुत बड़ा रोल है। तो इन्होंने सैयद ब्रदर से समझौता कर लिया, इन्होंने साहू जी को हेल्प किया, इस्टेब्लिश किया किंगडम एक अच्छा सा। और आप देखेंगे कि सारा डिसीजन जो ले रहा है इट इज़ बीइंग टेकन बाय बालाजी विश्वनाथ, नॉट बाय साहू जी। तो ये आपका हो गया बालाजी विश्वनाथ। अब बालाजी के इंतकाल के बाद, मरने के बाद, आफ्टर हिज डेथ, इनका बेटा जो था बाजीराव, 2 बाजीराव का नाम आता है यहाँ पे। एक बाजीराव मस्तानी जो आप मूवी देखे हो वो भी यहीं से है, रिलेटेड है। और वो मस्तानी एक्चुअली में एक जगह की प्रिंसेस थी और वो कहानी है किसी राजा की वाइफ थी, शी वॉज मुस्लिम। और वो राजाओं में, सुल्तानों में, बादशाहों में वो जो अलाइन पॉलिटिकल शादियां होती थी, जैसे अकबर की शादी हुई जोधा भाई से, तो वैसे ही शादी थी और उसकी बेटी थी मस्तानी और फिर उससे शादी हुई है। अब बाजीराव इनका बेटा था, बालाजी विश्वनाथ का बेटा था बाजीराव, ये इनका सन है बाजीराव। अब बाजीराव को कहा जाता है, ये जो बाजीराव था, बाजीराव फर्स्ट इसको कहा जाता है, ये है मराठा एम्पायर का फाइटर। जो मराठा एम्पायर जो एक्सपेंड किया, ये फाइटर है, इसको फाइटिंग पेशवा भी कहते हैं। और जब बालाजी विश्वनाथ एक्सपायर हुए आफ्टर हिज डेथ, साहू जी ने बाजीराव को बना दिया पेशवा। और ये बाजीराव सिर्फ 20 साल के थे। इसके पुराने जो नॉबल्स थे, जो और ब्राह्मण्स थे और जो लोग थे, वो बहुत नाराज़ हुए साहू जी से कि किसको बनाया है, इस बच्चे को बना दिया, इस लड़के को बना दिया। और ये लड़का ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहा, ये 40 ईयर्स तक ज़िंदा रहा है। तो 20 साल ये पेशवा रहा और इसने पूरे ज़िंदगी ये 20 साल लड़ता रहा, इसीलिए इसको कहा जाता फाइटिंग पेशवा। और कहा जाता है कि इसने शायद ही कोई जंग हरा अपने रिजिम में। मराठाओं ने बालाजी जो बाजीराव जो है, बाजीराव 1 के टर्म में, बाजीराव फर्स्ट के रिजीम में 20 साल में एक भी जंग, इसके लीडरशिप में जो भी जंग हुई वो मराठा जीते हैं। कहा जाता है कि नोबडी रिमेंबर्स, ऐसा कम दिखता है कि शायद ये हारा हो, इसीलिए इसको फाइटिंग पेशवा भी बोलते हैं। तो इसका जो ग्रोथ है, जो बालाजी विश्वनाथ जो उसके फादर थे, उसने किंगडम को दोबारा इस्टेब्लिश कर दिया। मराठा किंगडम जो एकदम ख़त्म हो रहा था उसको दोबारा से इस्टेब्लिश करने में इसके फादर का हाथ है। इसके ग्रोथ में इसका बहुत बड़ा हाथ है। ग्रोथ जो बढ़ा इतने एरियाज़ पे कब्जा हुआ, उसमें बाजीराव फर्स्ट का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये इसको इसीलिए फाइटिंग पेशवा बोलते हैं। बहुत यंग था, 40 साल में ही मर गया और उतने दिनों में ही बहुत सारे एरिया पे कब्जा किया। आप अलेक्जेंडर टाइप का कह सकते हैं इसको। बहुत कम एज में गया, शिवाजी खुद बहुत कम एज में मर गए थे। और इसने काफ़ी बड़े एरिया पे और कब्ज़ा किया, हैदराबाद को परेशान किया, मुग़लों को परेशान किया, जितना कर सकता था परेशान, सबको परेशान करके काफ़ी एरियाज़ पे कब्ज़ा किया। ये किया बाजीराव 1। तो एक्सीलेंट जनरल कहा जाता है। लोगों ने लिखा है कि उस टाइम का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर्स था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल था। बहुत फास्ट मूवमेंट था, नए नए तरीके से लड़ता था, बहुत ही फास्ट लड़ता था, मूवमेंट बहुत फास्ट था, हल्की आर्टिलरी यूज़ करता था। ये बालाजी विश्वनाथ का सन था। अब इसने जो एक्सपेंड किया, जब ये पेशवा बना तो इसने पूरा एक्सपेंड किया एम्पायर को। एक्सपेंड कैसे करता था? फाइटिंग पेशवा नाम ही था, लड़ाई करता था। और किससे किससे कलेक्ट किया? टैक्सेस। इतना पावरफुल हो गया था कि डेक्कन में निज़ाम ऑफ हैदराबाद से टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। निज़ाम ऑफ हैदराबाद को बोला कि तुम फला फला एरिया है, उसका चौथ 1/4 तुम दो। कहीं सरदेशमुखी लगा दिया, मजबूर हो गया था निज़ाम। इससे
इसके स्ट्रेटजी से। उसके बाद पोर्टुगीज़ थी, पोर्टुगीज़ जो पुर्तगाल से आए थे। ये जो एरिया यहाँ पे 2 आइलैंड है, इस पे इनका शिप्स आता था, हार्बर था बहुत फेमस, जो जिसको बोलते हैं आपको सेल्सिटन बेसिन। उस पे पोर्टुगीज़ आर्मी को, यूरोपियन आर्मी को हरा के ये उस पर कब्जा कर लिया था उनके लोकेशन पे। मतलब इतना अच्छा फाइटर ये माना जाता है, इसीलिए इसको फाइटिंग पेशवा ही बोलते हैं। और सारे जो उसके बाप ने ऑर्गेनाइज करना शुरू किया था, बालाजी विश्वनाथ ने, सारे उनको अलग अलग मराठा क्लैंस को, मराठा ख़ानदानों को, उसको इन्होंने पूरा उस अलायंस को इसने पुख्ता किया। जो होलकर्स थे, सिंधिया थे, ये सबको मिलाकर एक बहुत अच्छा, बहुत मजबूत अलायंस बनाया। और जिस भी एरिया में गया वो उस एरिया को बहुत अच्छे से सिर्फ फाइटिंग करके अपने मिलिट्री स्ट्रेटजी से उस पर कब्ज़ा किया। तो ये कहा जाता है इसको बाजीराव फर्स्ट। तो आप इसको याद रखिएगा, फाइटिंग पेशवा। आप इसको याद रखिएगा कि जो ग्रोथ है, जो एक्सपेंशन है मराठा एम्पायर का, इस्टेब्लिशमेंट दोबारा है बालाजी विश्वनाथ। और ये पेशवा ही मेन होता था, प्राइम मिनिस्टर ही मेन होता था, और ये सब ब्राह्मण्स होते थे। जो कॉन्सेप्ट दिया है हिंदू किंगडम का, जो आप देखिएगा जो मूवीज़ वगैरह में भी वैसा झंडा है एंड ऑल दैट, कि एक हिंदुओं का भी, जैसे इस्लामिक किंगडम, जैसे वो लोग बोलते थे इस्लामिक किंगडम का नाम बोल के बहुत एरिया पे कब्जा करते थे, तो वैसे ही इन्होंने हिंदू किंगडम का एक कॉन्सेप्ट दिया पहली बार। तो ये बाजीराव फर्स्ट ही ने दिया था, जिसकी अभी तक जो मतलब बना भी रहे इंडिया में कुछ लोग, तो ये उसी से, उन्हीं के आइडिया से इंस्पायर होकर फिर वहाँ पे ग्रुप बना ब्राह्मण्स का, मराठी ब्राह्मण्स का, तो उन्होंने वहीं से इंस्पिरेशन है। तो पहली बार जो एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, इसीलिए बाजीराव नो डाउट वाज अ ग्रेट फाइटर, बट ही इज़ ऑल्सो द हीरो ऑफ दैट सेम काइंड ऑफ पीपल। सिर्फ 20 साल है इसका। तो इन्होंने जो ये ग्रुप्स बनाया सबको मिला के, इसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं मराठा कॉन्फेडरेसी। कॉन्फेडरेशन वही होता है मिलाकर बना देना एक साथ, जितने भी मराठा क्लैंस थे, चीफ्स थे, सबको एक साथ, अलग अलग ट्राइब्स, उसके ख़ानदानों को मिलाकर इन्होंने एक कॉन्फेडरेशन बनाया था। उसके बाद जहाँ जहाँ भी गया, निज़ाम से, मुग़ल से, सबसे जम के लड़ा और सबसे चौथ वसूला। उसके बाद जो आता है वो आपका आता है बालाजी बाजीराव, ठीक है ना। पहला है आपका विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद है बाजीराव 1। तो आप देखिए पेशवा राज है ये। पेशवा राज इसलिए बोलते हैं, ऐसा नहीं कि इन्होंने राज करना शुरू कर दिया था, ये इसलिए कहा जाता है इसको पेशवा राज क्योंकि पेशवा ही मेन होते थे। तो पहला पेशवा है आपका बालाजी विश्वनाथ। आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए मैं बार बार एक चीज़ को लिख रहा हूँ, बालाजी विश्वनाथ। दूसरा है आपका बाजीराव 1 फर्स्ट, ये फाइटिंग पेशवा। तीसरा है बालाजी बाजीराव, ठीक है। अब देख लीजिए, बालाजी भी लगा हुआ है इसमें, बाजीराव लगा हुआ है इसमें, ये थर्ड है। ये जो है ना, ये है आपका जेनिथ, पिनाकल जिसको बोलते हैं। जेनिथ मतलब होता है पीक, हाईएस्ट पीक। जो मराठा किंगडम का, मराठा एम्पायर का जो ग्रोथ है, जो पीक है, जो होता है ना, शाहजहां के पीरियड में मुगल एम्पायर वॉज एट इट्स पीक, मोस्ट प्रॉस्पेरस, बहुत बड़े एरिया पे कब्जा। औरंगजेब के भी शुरुआत में ऐसा ही था, बहुत बड़ा हिंदुस्तान पूरा उन्होंने बना दिया, इस एक बहुत बड़े लोकेशन पे, बहुत बड़े एरिया पे कब्जा, और उसको फिर डीलिंग उसको करना, उसको हैंडल करना। तो दैट पीरियड आप बोलेंगे कि इसमें कौन से पेशवा का रहा है, जिसमें ये टॉप पे पहुंच गया मराठा, दिल्ली तक पे कब्जा है, बहुत दूर दूर तक कब्जा है। समझिए कि आप पूरा इंडिया पे आप मैप पढ़ेंगे तो पूरा समझिए कि इधर से लेके लोग बोलते हैं एटॉक टू कटक, एटॉक बोलते हैं पंजाब को, तो कटक बोलते हैं नीचे जो उड़ीसा का पोर्शन है। तो यहाँ से वेस्ट में ये पोर्शन से इस पोर्शन पे, और ये पूरा समझिए डेक्कन का थोड़ा पोर्शन, बीच में निज़ाम से ये वो लेता था, वो बहुत बड़े पोर्शन पे कब्जा करके चौथ लेता था। ये पूरा इस तरह से कब्जा किया हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट मुग़ल एम्पायर के बाद फिर दोबारा किसी इंडियन रूलर ने इतने बड़े एरिया पे कब्जा किया तो मराठा है, वो इसी पीरियड का है, बालाजी बाजीराव के पीरियड का। लेकिन बालाजी बाजीराव के पीरियड में कुछ गलतियां भी हुई, जिसकी वजह से इसके बाद डिक्लाइन है। तो ये आपका जेनिथ है, ये टॉप, इसके इससे ऊंचा मराठा एम्पायर फिर नहीं गया। अब इसमें क्या क्या किया है तो हम देख लेते हैं। बालाजी बाजीराव में जो थर्ड पेशवा है, तीन आपको याद रखना है, पहला है बालाजी विश्वनाथ, दूसरा बाजीराव फर्स्ट, तीसरा है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव ये पेशवा था,
पेशवा क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर, थर्ड पेशवा है ये आप जान सकते हैं। इसमें जो मराठा एम्पायर का आप समझिए कि पिनाकल है, रीच है, जेनिथ है, मतलब हाईएस्ट पोजीशन है। इसने एक काम किया कि सतारा कैपिटल था, वहाँ से अपने किंगडम का कैपिटल पूना शिफ्ट किया। एक मेजर डिसीजन इसने लिया, शिफ्टेड कैपिटल इसने किया बालाजी बाजीराव ने। दूसरा काम क्या किया है कि ये ग्लोरियस पीरियड है, ग्लोरी का पीरियड है ऑफ मराठास, मतलब ये जेनिथ आप कह सकते हैं, टॉप पोजीशन है, पीक है। उसके बाद आप कहाँ तक एक्सपेंड किया, तो ये फ्रेज चलता है अटॉक टू कटक, वेस्ट से पंजाब, पंजाब से लेके उड़ीसा तक पूरा इधर कब्जा है, इधर पूरा नीचे तक कब्जा है। तो इट्स ह्यूज एम्पायर। उसके बाद आप और इसके बारे में क्या देखेंगे कि करीब करीब होल ऑफ इंडिया कितने पे कैप्चर है इसके रिजीम में? करीब करीब होल ऑफ इंडिया है। बंगाल का जो नवाब था, बंगाल में जो मुर्शिद कुली खान ने इस्टेब्लिश किया था, बाद में वहाँ के नवाब बने अलीवर्दी खान, वो बंगाल अपने आप में बहुत पावरफुल था, बहुत रिच था। वहाँ का जो अलीवर्दी खान है, अलीवर्दी खान से को भी हरा दिया था इसने, और उससे फोर्स किया था कि आप चौथ पे कीजिए, मतलब इतना पावरफुल है। बंगाल को भी कब्जा किया हुआ है समझिए, नवाब को रहने दिया लेकिन बोला कि टैक्स दो हमको। उसके बाद है निज़ाम ऑफ हैदराबाद से भी पंगा कर लिया था, वो तो बाजीराव ने ही किया था, और इसने भी बहुत बड़े पोर्शन पे निज़ाम ऑफ हैदराबाद के चौथ उसूलता था, सरदेशमुखी उसूलता था। दिल्ली पे कैप्चर कर लिया था इसी के रिजीम में। दिल्ली पे समझिए कि जो मुग़ल सल्तनत है वो पूरा मराठाओं के रहमो करम पे था, पूरा किंग को नहीं हटाया था, लेकिन समझिए किंग को अपॉइंट भी इनसे किया था। किंग जैसे कहा जाता, किंग इनसे झगड़ा नहीं करता था। किंग वहीं जो मराठा एम्पायर है, ये मुग़ल एम्पायर है, वो बिल्कुल वो दिल्ली में कैद हो गए, उतना ही बड़ा एम्पायर रह गया था महल का। तो ये इनका ही था, उनके मेन सेंटर से, मेन एरियाज से सारा टैक्स यही वसूलता था। तो ये इतना बड़ा एम्पायर है बालाजी आपका बालाजी बाजीराव का। अब इससे मामला क्या हुआ? इससे मामला ये हुआ कि जब इतना बड़ा एम्पायर हो गया, तब इससे एक्सपेंशन का भूत सवार था इस पर कि जितना फैला सकते हैं फैला दें, और वो बाद में डाउनफॉल का रीज़न भी बना। ये मुग़ल सल्तनत ये होता है, इतना एक्सपेंड कर दिया कि आप संभाल ही नहीं पा रहे हैं। तो एक्सपेंशन का था, तो ये जो पोर्शन था, ये पंजाब तो आ ही गया था ये। अब इसका झगड़ा अगर अहमद शाह अब्दाली से कहाँ हुआ? अहमद शाह अब्दाली है ना, इस साइड नहीं आता था, अब्दाली या दुर्रानी बोलते हैं, दोनों नाम इसके लिए यूज़ करते हैं। अहमद शाह अब्दाली, ये नादिर शाह का फौजी था ये, और बाद में बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंचा, नादिर शाह के बहुत करीब हो गया। और नादिर शाह के मरने के बाद लोग बोलते हैं कि बहुत रोया था जाके वहाँ पे। नादिर शाह को जब मार दिया गया था महलों की साजिश में, नादिर शाह को नेपोलियन कहा जाता है, इस एरा का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये भी बहुत पावरफुल था। तो ये अक्सर मराठाओं से ऐसा नहीं कि जीतता था, ये मराठाओं से हारता था कई बार। तो ये इस लोकेशन में इधर नहीं आता था, ये उतना आया, लूट वूट के चला गया। कभी ऐसा नहीं होता था कि आपको इस एरिया में उसका एम्बिशन था कि इस एरिया पे कब्जा करें। वो एक्चुअली में इधर ही रहता था, वो मुल्तान ये सब, जो पंजाब का जो एरिया है इसी साइड रहता था वो। नॉर्थ वेस्ट जिसको बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट हो गया ना, पाकिस्तान का जो पोर्शन है अभी पाकिस्तान में, इधर ही रहता था, इधर कम आता था वो। जब मराठाओं का पूरा कब्जा होने लगा तो फिर, और दिक्कत क्या थी कि मराठाओं का एक प्रॉब्लम था शुरू से शिवाजी के टाइम में, दूसरे के टेरिटरी में रेड डालते थे। रेड मतलब हो गया कि छोटी छोटी टुकड़ी बना के गए और आपके एरिया में घुसे, लूट खसोट के लेके चले गए। तो ये रेड की आदत इनकी बहुत थी। हर बार ये राजाओं की तरह नहीं लड़ते थे कि आमने सामने आके लड़े। इनकी लड़ाई की स्ट्रेटजी शुरू से ऐसी रही है कि रेड डाला कि निकले, एक एरिया में गए, रेड डाला, सारा लूट लाट के लेकर चले गए। इसके वजह से जो नवाब थे, जो इनके मराठा के फौज के सामने टिक नहीं पाते थे, लेकिन इससे नफरत करने लगे थे, इसके खिलाफ रहते थे, साजिश करते थे। तो मुग़लों ने तो इससे दोस्ती की हुई थी क्योंकि मजबूरी थी, लेकिन कभी मौका मिलता तो इसके अगेंस्ट में भी जा सकते थे। तो बहुत सारे, खुद जो आपको अलाई सिंह वगैरह है, खुद पंजाब का नवाब है, वो इसके ख़िलाफ़ था। कई रोहिलखंड के लोग थे, वो ख़िलाफ़ थे। निज़ाम तो था ही खिलाफ़, तो कई लोग खिलाफ़ थे इसके अंदर के। कभी मौका मिलता, प्लस इनमें मराठाओं में आपस में भी खूब लड़ाई होती थी कि कौन ज़्यादा, हमारे 4-5 क्लेन ने जो कॉन्फेडरेशन बनाया था,
उस कॉन्फेडरेशन में बाजीराव वन ने जो बनाया था, तो उसमें रहता था कि गोखले आगे आ जाएँ तो होलकर आगे आ जाएँ, तो इन लोगों में अपनी लड़ाई चलती रहती थी और रेडिंग से बहुत लोग बहुत परेशान थे, रेड की वजह से। तो अहमद शाह अब्दाली से इसका झगड़ा कब हुआ? जब इसने इधर का रुख करना शुरू किया। ये पूरा ओवर एक्सपेंशन के मूड में आ गया कि पूरा फैल जाते हैं और फैला लेते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली से क्लैश हो गया इस नॉर्थ वेस्ट को लेके, और उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई है 1761 में, पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है। उसके बाद ऐसी लड़ाई फिर अभी दोबारा नहीं हुई है उसमें। उसके बाद तो ब्रिटिश का आ गया, तो ब्रिटिश में भी ऐसी लड़ाई नहीं हुई। सिंगल डे में लोग कहते हैं कि 30,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, बहुत लोग मारे गए, बहुत खून बहा, दोनों तरफ के लोग मरे। और इस लड़ाई ने मराठाओं को आसमान से ज़मीन पे गिरा दिया। मराठा जो एकदम सुपर राइज है बाजीराव वन, और उसके बाद बाजीराव के में अचानक से वो धड़ाम से इस लड़ाई के बाद गिरा नीचे, बिल्कुल डाउनफॉल, एकदम बहुत स्पीड में डाउनफॉल है इस लड़ाई के बाद। इस लड़ाई में इतना लॉस हुआ। तो अहमद शाह अब्दाली से लड़ाई हुई, तो अहमद शाह अब्दाली जीता क्यों? एक तो फौज लेके आया था, फास्ट आर्टिलरी लेके आया था, इसका सारा काट था उसके पास जो गन्स थे, गन्स इसके पास भी थे, उसके पास जो गन्स थे वो जो मशीन से लेकर आया था वो फास्ट मूविंग था। और उसके बारे में आप पढ़िएगा कि दोनों का जो वीपन्स था वो उसका वीपन्स ज़्यादा अच्छा था, उसका स्ट्रेटजी ज़्यादा अच्छा था, प्लस उसको एक फ़ायदा हो गया था। लोकल लीडर्स जो थे, लोकल जो छोटे छोटे नवाब थे, जो भी इसके रेट से दुखी थे, मराठाओं के रेट से, कि हर जगह चौथ देना पड़ रहा है, जहाँ जाता है रेट कर लेता है, उनसे उन लोगों ने सब ने अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट कर दिया था। उस सब का प्लस बंगाल ने सपोर्ट कर दिया था, एक जो है बंगाल है, उन लोगों ने भी सपोर्ट कर दिया था। नजीब रोहिल ने सपोर्ट कर दिया था, अलाई सिंह ने, अवध के पास गए थे लोग, शुजाउद्दौला के पास, कि वो चाह रहा था मराठा के मैं सपोर्ट ले लूँ उसका। अवध के बहुत मेजर सपोर्ट माना जाता था उस टाइम में अवध का, लेकिन अवध के भी नवाब जो थे शुजाउद्दौला, उन्होंने भी अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट करने का फैसला, वो एक मेजर टर्निंग पॉइंट था कि मराठा जो है अपने लिए अलाइज कलेक्ट नहीं कर पाए, दोस्त बना के नहीं रखे थे वो। तो जब बाहर से अटैक हुआ तो खुद अपना डिस्ट्रिग्रेशन भी था, और प्लस कोई राजा एक भी अलाई उसको हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जितने इंडियंस भी थे, जो राजा वगैरह किंग थे, आपको पंजाब के आला सिंह थे, पटियाला के जो नवाब थे, वो उन लोगों ने भी सपोर्ट नहीं किया मराठाओं को अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट में। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट कर दिया, प्लस अवध का सपोर्ट भी छिन गया। इसके वजह से एक बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में, ये बैटल में, मराठा फौज जो है वो हारी। बालाजी खुद नहीं गए थे लड़ने के लिए, बालाजी को बाद में मालूम हुआ, बाद में हिस्टोरियंस लिखते हैं कि बालाजी उस टाइम में दूसरी शादी में मगन थे, जिसके वजह से ये हार हुई, और बालाजी ने उसको सीरियसली नहीं लिया उस जंग को, और ये हार हुई और मराठा एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो गया। तो ये मराठा की शॉर्ट में कहानी है। नॉर्थ वेस्ट को कंट्रोल करने को लेकर अहमद शाह अब्दाली से झगड़ा हुआ था। उसमें जो आपको रीजंस फॉर डिक्लाइन दिया हुआ है वो शॉर्ट में देख लेते हैं, पॉइंट्स। वैसे तो सारी बात आ गई है, फिर भी मैं पॉइंट वाइज एक शॉर्ट में देख लेता हूँ। नंबर 1 है, उसमें दिया हुआ रीजंस फॉर डिक्लाइन, तो उसमें है लैक ऑफ यूनिटी। जो कॉन्फेडरेशन बना था मराठा, उसमें यूनिटी नहीं थी, जिसके वजह से सब चाहता था कि मैं ही ग्रो कर जाऊँ। बताया था हमने, एक पार्टी में हर आदमी चाह रहा, हर नेता कि मैं ही चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ, मैं ही प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ। तो वो पोचिंग हो जाएगा। आप देखते हैं क्या क्या होता रहता है राजस्थान में और जगह सब, एवरीबडी वांट्स टू बिकम सीएम। किसी को 10 दिन हुआ है वो भी चाहता है कि सीएम पीएम बन जाएँ। तो इसके वजह से दूसरे लोगों को मौका मिलता है। तो वह लैक ऑफ यूनिटी थी। एक तो इंडिया ही में हर जगह रेट करके रखा था, तो कोई अलाइज नहीं है, और अपना जो कॉन्फेडरेशन है उसमें भी यूनिटी नहीं है, उसमें भी ईमानदारी नहीं है। वो भी चाहते हैं कि मैं कब्जा कर लूँ, मैं कब्जा कर लूँ, मेरा ज़्यादा एरिया पे इन्फ्लुएंस आ जाए, मेरे पास ज़्यादा दौलत आ जाए। तो लैक ऑफ यूनिटी है। पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, इसने तो बहुत को बर्बाद किया है। मतलब इतना बड़ा एक्सपेंड कर लिया कि उसको इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया कि रूल नहीं कर पाए, नॉट एबल टू रूल प्रॉपरली। एरिया बहुत बड़ा है और रूल कर नहीं पा रहे हैं। तो एक ये हो गया। एडिट न्यू टेरिटरीज ऐड करते चले गए, कंसोलिडेट नहीं किया। उसके बाद है एंगर्ड अदर रूलर्स। दूसरे जो रूलर्स थे उसको गुस्सा दिलाते रहे। कैसे दिलाते रहे? रेड करते थे, उसके एरिया पे रेड कर गए, उसका कहीं वीक पॉइंट देखा, वहाँ उसको पकड़ा
और उसके बाद उससे चौथ वसूलना शुरू कर दिया। तो इससे जो रूलर्स थे इंडिया के, दूसरे रूलर्स थे छोटे छोटे, वो कभी इसको सपोर्ट नहीं करते थे मराठा को। इसीलिए जब अहमद शाह अब्दाली आया तो सब ने मिल के उसी का सपोर्ट कर दिया और सोचा अच्छा मौका है, मराठाओं को जितना भी गुस्सा था उनका सब उन्होंने उस लड़ाई में निकाल लिया सपोर्ट करके। तो एलाइज नहीं बन पाए। और तीसरा था कि मिलिट्री इनकी जो थी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मिलिट्री को मॉडर्नाइज नहीं कर पाए बाद में। जिस मिलिट्री के बल पे इतना ताकतवर हुए थे, बाद में मिलिट्री को मॉडर्नाइज नहीं कर पाए। अहमद शाह अब्दाली इनसे ज़्यादा मॉडर्न वीपन्स, मॉडर्न वॉर टेक्निक्स लेके आया था, तो उसके सामने ये टिक नहीं पाए। तो जिसके वजह से जितनी तेज़ी से एम्पायर बढ़ा था उतनी तेज़ी से ये डाउनफॉल भी हुआ। उसका अभी भी वहाँ पे बहुत सारा रिमेंस आपको मिलता है। महाराष्ट्र जो पोर्शन है वहाँ जाइएगा, कर्नाटका के पोर्शन में मिलता है। और अभी भी कुछ लोग हैं वो जो बाजीराव वंश वन का जो हिंदू राष्ट्र का वो जो कॉन्सेप्ट है, एक तरह का रफ कॉन्सेप्ट जो था, उसको लेकर आए हैं। तो ये पेशवा राज इसलिए कहा जाता है कि एक्चुअली में पेशवा वॉज द प्राइम मिनिस्टर। ये एक्चुअल रूलर नहीं थे, आम तौर पे पेशवा का बेटा ही पेशवा बना। तो उसमें बाजीराव फर्स्ट जो है बहुत फेमस हुआ है। इसी से शादी हुई थी मेरे ख्याल से, वो मस्तानी वाली जो कहानी है वो इसी पीरियड की है, फाइटिंग पेशवा के टाइम में। तो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मराठा फाइटर्स और ही गेव दिस आइडिया ऑफ हिंदू नेशन। एंड उसके बाद बालाजी बाजीराव हैं, उनमें टॉप मोस्ट मतलब पिनाकल है उसका, जेनिथ है, पीक ऑफ दैट पीरियड है। और उसके बाद उसी से एक लड़ाई है अहमद शाह अब्दाली से, जो नादिर शाह का जनरल था। बाद में नादिर शाह के मरने के बाद वो उस एरिया पे कब्जा हुआ, दुर्रानी भी कहते हैं उसको, उसमें इसका हार हुआ है। इस बहुत वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटल्स है। इस पे बुक्स लिखी गई, इस पे रिसर्च पेपर्स पे, वो दुनिया के सबसे उस टाइम के और मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े बैटल्स में इसका नाम आता है उस बैटल का। उसमें मराठाओं को एक क्रशिंग डिफीट हुआ और उसके बाद से डाउनफॉल शुरू हुआ। उसमें उनका अपना रीजंस ये है कि उनके अपने अंदर में यूनिटी नहीं थी, उनका अलाइज नहीं था, आसपास के रूलर को ही रब्ड देम द रॉन्ग वे, जिसके वजह से नोबडी केम टू हिज सपोर्ट व्हेन ही नीडेड इट द मोस्ट। अवध ने भी सपोर्ट कर दिया लास्ट में आपको अहमद शाह अब्दाली को, दैट लेड टू द लॉस क्रशिंग डिफीट ऑफ मराठास। सो दिस एम्पायर एंडेड। अब जो है आपका लेटर मुगल हो गया। लेटर मुगल के बाद ये जो ट्रांजिशन पीरियड है इसमें रीजनल पावर्स का आपका हो गया, बंगाल, हैदराबाद, अवध, राजपूत, पंजाब, मैसूर सब आ गया। उसके बाद मराठा उठे और मराठा चले गए नीचे। अब जो पीरियड है इसमें ब्रिटिश एंट्री करेगा, इसी पीरियड में एंट्री कर रहा है, ब्रिटिश है यहाँ पे। और डिफरेंट पॉलिसीज़ के थ्रू अब जो ये रीजनल पावर्स हैं, ये जो बहुत सारे वीक हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, सबसे अलग अलग समझौता करके, अलग अलग अलायंस टर्म्स एंड कंडीशंस लाके जो हम लोग पढ़ेंगे, बहुत तरह का बनाया उसने। और ताकत के बल पे मॉडर्न वीपन्स आया, धीरे धीरे इंडिया पे कब्जा हुआ है। इसके बाद ये ट्रांजिशन पीरियड है, मुगल और ब्रिटिश के बीच का पीरियड है। थैंक यू वेरी मच।